हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं चार्ल्स सोबराज के बारे में। तो चार्ल्स सोबराज जो है ये एक ऐसा शख्स है कि जिस व्यक्ति को गिरगिट की तरह रंग बदलना आता था, जिस व्यक्ति में ये कला थी कि ये काफ़ी मुश्किलों में फंसा होने के बावजूद अपनी जो मानसिक तेजी थी, अपनी जो चालाकियां थी, उनसे बचकर ये निकलता हुआ कई देशों की पुलिस को, कई देशों में जो वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज थी उनको, उनकी तैयारियों को, सबको धता बताते हुए ये एक जगह से दूसरी जगह तक आता जाता रहा और अपने भेष इस तरह से बदलता रहा कि इसे द सरपेंट भी कहा गया। जैसे सांप अपनी केचुली छोड़ता है, वैसे ही चार्ल्स सोबराज। तो यहाँ पे मैंने आपको इनकी सिर्फ आंखें इसीलिए दिखाई है इस पिक के अंदर कि इस पिक में अगर आप इस व्यक्ति की आंखें देखें तो ये उस समय की पिक्चर है जब ये व्यक्ति पकड़ा जा चुका था। फिर भी आप इनके चेहरे में, इनकी आंखों में जो एक वो देखेंगे ना, मतलब जिसे कहते हैं कि आंखों में शर्म ना होना, कि गलत काम करने के बाद भी इस व्यक्ति के अंदर वो शर्म नहीं थी। क्योंकि इस व्यक्ति का शुरू से, जब से इन्होंने अपना जीवन शुरू किया था, इस व्यक्ति का लक्ष्य ये था कि इन्हें जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है, इन्हें प्रसिद्धि पानी है, इन्हें एक अय्याशी की ज़िंदगी जीनी है, ऐश्वर्य, शोहरत, ये सब इन्हें चाहिए। पर वो किस कीमत पर चाहिए, वो कीमत की कोई हद इन्होंने तय नहीं की थी। तो इन्होंने सारी हदों को तोड़ा और चार्ल्स सोबराज, जिन्हें बिकिनी किलर के नाम से भी जाना जाता था, ये चार्ल्स सोबराज इस तरीके से दुनिया की नज़रों में आए। तो चलिए पढ़ते हैं चार्ल्स सोबराज के बारे में। तो चार्ल्स सोबराज एक इंडियन और वियतनामी सीरियल किलर, एक फ्रॉडस्टर, एक थीफ, चोर थे, जो कि जो वेस्टर्न टूरिस्ट आते थे उस समय पे एक हिप्पी ट्रायल होता था। हिप्पी ट्रायल ऑफ साउथ एशिया मतलब यूरोप से ट्रेवल करते हुए एक पर्टिकुलर ट्रैक था जहाँ से यूरोपियंस जो थे वो साउथ एशिया में ट्रेवल करते हुए आते थे 1970s के टाइम। और ये जो रास्ता था इसे हिप्पी ट्रेल कहा जाता था। तो ये उन लोगों को ठगते थे, उन्हें मार देना, उन्हें लूट लेना, ये सब काम चार्ल्स सोबराज करते थे। इन्हें बिकिनी किलर इसलिए कहा गया क्योंकि कई इनके जो विक्टिम्स मिले, उनकी डेथ के टाइम उनका जो अटायर था, जो उनके शरीर पर कपड़े थे, वो यही थे, बिकिनी। डेट्स वाई इन्हें बिकिनी किलर कहा गया। और इनकी जो एक कला थी जिससे कि ये डिटेक्शन अथॉरिटीज से बचते रहते थे, पुलिस से बचकर निकल जाते थे, उनकी आंखों में धूल झोंक देते थे आसानी से। तो इस कारण इन्हें द सरपेंट या फिर स्प्लिटिंग किलर भी कहा गया। ये क्यों आप एकदम न्यूज में आ गए हैं? तो देखिए, जो चार्ल्स सोबराज है, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में 20 टूरिस्ट के आसपास कम से कम हत्या की है। ये 20 में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इन्हीं लोगों की शिनाख्त हो पाई है। तो कम से कम 20 टूरिस्ट को इन्होंने मारा, जिसमें से 14 लोगों को इन्होंने थाईलैंड में मारा। उसके बाद इन्हें इंडिया में 1976 से 1997 तक जेल हुई। उस रिलीज के बाद इन्हें फ्रांस भेज दिया गया। ठीक है, वहां पे जाने के बाद सोबराज वापस से नेपाल आए 2003 में। और ये क्योंकि इन्होंने नेपाल में भी हत्या की थी तो वापस से इन्हें वहां अरेस्ट किया गया, इनके ऊपर ट्रायल हुआ और इन्हें वहां पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 21 दिसंबर 2022 को जो सुप्रीम कोर्ट है नेपाल की, उन्होंने एक ऑर्डर दिया कि क्योंकि इनकी आयु काफ़ी अब ज़्यादा हो चुकी है और इन्होंने अपना 19 ईयर्स का प्रिजन टर्म भी वहाँ पूरा कर लिया था, तो इनकी सेहत को देखते हुए, इनकी जो हालात हैं, मतलब जो इनकी मेडिकल कंडीशन है, क्योंकि काफ़ी ख़राब हो रही थी इनकी एज के कारण, तो उस कारण इन्हें रिलीज करने का फैसला किया और 23 दिसंबर को इनको छोड़ दिया गया और इन्हें जो इनकी कंट्री है फ्रांस, वहाँ भेज दिया गया। ये देखिए, ये जो हिप्पी ट्रायल की हम बात कर रहे थे, तो यूरोप से होते हुए ये रास्ता आता था और ये आप देख रहे हैं इस्तानबुल मतलब तुर्की, देन ईरान, तेहरान, अफगानिस्तान, पेशावर, लाहौर, यहाँ पे आप देख रहे हैं पाकिस्तान, देन दिल्ली, यहाँ पे आप देख रहे हैं काठमांडू, और होते हुए ये रास्ता थाईलैंड तक जाता था। तो ये जो एक रूट था यूरोपियन टूरिस्ट के लिए, तो क्योंकि ये काफ़ी एफोर्डेबल रूट होता था, यहाँ पे जो उनके लिए जो उनकी स्पेंडिंग्स होती थी, खर्च होता था, वो इस रूट पे काफ़ी कम होता था, काफ़ी लोग इकट्ठे होकर एक साथ ग्रुप में ट्रेवल करते थे। तो दिस इज कॉल्ड हिप्पी ट्रेल। और यही एक रूट था जिसपे चार्ल्स सोबराज जो था वो अपने शिकारों को ढूंढता था। तो हिप्पी ट्रेल एक नेम दिया गया था ओवरलैंड जर्नी की,
जो कि कुछ मेंबर्स होते थे हिप्पी सब कल्चर के, जो 1950 से 1970 तक ये सब कुछ चला। ये लोग जो थे हिप्पी ट्रेल में यूरोप और साउथ एशिया के बीच ट्रेवल करते थे। तो मेनली ये टर्की से ईरान होते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया होते हुए नेपाल तक जाते थे और इससे आगे थाईलैंड तक चले जाते थे। ठीक है, अब हर जो मेजर स्टेप था हिप्पी ट्रायल का, उसमें होटल्स थे, रेस्टोरेंट्स थे, कैफेज थे जो पश्चिमी लोग आते थे उनके लिए, और उनका एक नेटवर्क बना हुआ था कि ईस्ट से वेस्ट जो वो ट्रेवल करते थे, इस बीच में इनके रुकने की, खाने की, पीने की सारी व्यवस्था जो थी वो आसानी से हो जाती थी। ये जो हिप्पीज लोग थे, ये वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन थे उससे काफ़ी इंटरेक्ट करते थे, ताकि वहाँ की जो ट्रेडिशनल साइट सीयर्स थे, वो जो वहाँ के ट्रेडिशनल लोग थे, उन लोगों को भी अच्छे से ये जान पाते थे। हिप्पी ट्रायल जो था ये 1970s के आसपास आके ख़त्म हो गया था, क्योंकि उस समय पे ईरानियन रिवॉल्यूशन भी हुई थी, और जो ईरान की रिवॉल्यूशन हुई थी उसमें जो गवर्नमेंट वहाँ पे बनी थी वो एंटी वेस्टर्न गवर्नमेंट बन गई थी। तो उन्होंने पश्चिमी देश से जो आने वाले नागरिक थे, जो पश्चिमी देश से आने वाले पर्यटक थे, उन लोगों को रोक दिया था। तो इस टाइम जो ये ईरानियन रिवॉल्यूशन हुई थी, सोवियत अफगान वॉर हुआ था, इस वजह से ये जो रूट था उसे वेस्टर्न ट्रेवलर्स के लिए बंद कर दिया गया था। ये आप बस देख रहे हैं सामने, तो इस टाइप की बसेस होती थी उस समय पर, जिनमें सारे जो टूरिस्ट होते थे वो ट्रेवल करते थे। ये बस उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाती थी, एंड एक कनेक्टेड रूट होता था। और ये आप सामने देख रहे हैं, इस तरीके से मार्केट्स वगैरह लगते थे, जहाँ पे जो टूरिस्ट वगैरह आते थे वो सब इंजॉय करते थे, यहाँ की संस्कृति को देखते थे। इस तरीके से उनके लिए सारी व्यवस्था रहती थी, जहाँ वो रुकते थे, अपनी शॉपिंग करते थे, सामान खरीदते थे, ये सब कुछ। चार्ल्स शोबराज की अगर उनके शुरुआती जीवन की बात करें, तो शोबराज का जो जन्म हुआ था वो होटचंद भावनानी गुरमुख शोबराज के रूप में उनका नाम था शुरू में, और इनका जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1944 को, साइगोन करके एक जगह है। ठीक है, और इनके जो पिता थे वो एक इंडियन थे, और इनकी जो मदर थी वो वियतनामीज थी। इनके पेरेंट्स जो थे उन्होंने कभी शादी नहीं की, और इनके फादर जो थे बाद में उन्होंने इन्हें अपना पुत्र मानने से मना कर दिया था। तो शोबराज जो थे वो उनकी माँ के जो नए पति थे, जो कि एक फ्रेंच आर्मी लेफ्टिनेंट थे, जो कि फ्रेंच इंडो चाइना में पोस्टेड थे, और उसके कारण ही इन्हें फ्रांस की नागरिकता भी मिली थी। उनके साथ ही ये रहे। उनका जो नेम था वो चर्च के रिकॉर्ड्स में चार्ल्स गुरमुख शोबराज के रूप में 1959 में रिकॉर्ड किया गया था। अपनी नई फैमिली में, क्योंकि कपल के जो इनकी मम्मी के और जो फ्रेंच लेफ्टिनेंट थे उनके जो बाद के चिल्ड्रन हुए, उनकी तुलना में इनकी काफ़ी उपेक्षा की जाती थी। ठीक है, और शोबराज जो थे और शुरू से ही अपनी फैमिली के साथ फ्रांस और जो साउथ ईस्ट एशिया वाला पार्ट है उसमें आते जाते रहते थे, क्योंकि जो वियतनाम था वो एक फ्रेंच कॉलोनी थी। फ्रेंच कॉलोनी होने के कारण उस टाइम पे जब ये फ्रेंच आर्मी के कंट्रोल में था, और इनके जो फादर थे सेकंड, वो फ्रेंच लेफ्टिनेंट थे, तो इस कारण इनका आना जाना उस रूट पर लगा रहता था। तो जब ये अपने टीनेज में ही थे तब इन्होंने छोटे छोटे क्राइम्स करना शुरू किए, और इनको जो इनकी पहली कस्टडियल सेंटेंस हुआ था वो 1963 में हुआ था। चोरी के केस में ये पकड़े गए थे पेरिस के आसपास में। उस सेम टाइम पे जब ये जेल में थे तो इनकी दोस्ती वहाँ एक पर्सन से हुई, फेलिक्स डी एस्कॉन। इस पर्सन से उनकी दोस्ती हुई जेल में, जो कि काफ़ी यंग मैन था, काफ़ी वेल्दी था। ठीक है, और एक प्रिजन वॉलंटियर भी था। जब इनकी पेरोल हुई तो शोबराज जो था वो डी एस्कॉन के साथ ही रहने लगे, और इनका जो टाइम था वो जो हाई सोसाइटी रहती थी पेरिस की, जो कह सकते हैं आप रिच लोग, उनके बीच में इनका आना जाना बढ़ने लगा। जो क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड थे उनसे इनकी पहचान होने लगी, और इन्होंने कई चोरियां की, कई फ्रॉड किए, कई स्कैम्स किए, और उससे ये पैसा इकट्ठा करने लगे। इसी टाइम पर शोबराज जो थे उनकी मीटिंग हुई चैंटेल कॉम्पेगेन से, जो कि एक यंग पार्शियन वुमेन थी, एक कंजर्वेटिव फैमिली से। शोबराज और जो कैंटेल थी इनकी शादी हो गई। शोबराज को बीच में जेल हो गई थी, पर जो कैंटेल थी उन्होंने उनका साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा, और शोबराज ने बाद में जेल से रिलीज होने के बाद उनसे शादी की, और 1970 में उन्हें एक फ्रेंच सिटीजन की नागरिकता मिल गई थी थ्रू हिज मदर, क्योंकि वो एक नेचुरल बॉर्न सिटीजन थी वियतनाम की। और इनके जो पिता थे पहले वाले वो तो इंडियन थे, बट क्योंकि इनकी मदर वियतनामीज थी और इनके जन्म के टाइम जो वियतनाम था वो फ्रेंच कॉलोनी थी, इसलिए इन्हें फ्रांस की नागरिकता आसानी से मिल गई थी। अब जब शोबराज की पत्नी प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने उनके साथ 1970 में फ्रांस छोड़ दिया और वो भगकर एशिया आ गए, क्योंकि वहाँ पर किसी एक केस में उनका अरेस्ट होने वाला था, तो उससे बचने के लिए वो भगकर एशिया के अंदर आ गए।
तो ईस्टर्न यूरोप से होते हुए फेक डॉक्यूमेंट, शुरू से ही शोभराज जो थे वो इस कला में काफ़ी माहिर थे कि फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना या फिर चोरी के जो कागजात थे उन सब का उपयोग करके वो ट्रेवल करते रहते थे। तो फेक डॉक्यूमेंट जो कि वो टूरिस्ट को रॉब वगैरह करके, मतलब उन्हें लूट कर और उनके जो कागज वगैरह थे वो हथिया लेते थे, उन सब से ट्रेवल करते हुए शोभराज जो थे उसी साल मुंबई पहुंच गए, जो उस टाइम पे बॉम्बे कहा जाता था। इस समय में जो शोभराज थे उन्होंने अपनी जो क्रिमिनल लाइफ थी उसे वापस से रेज्यूम किया, कार की चोरी की, कई स्मगलिंग की, और जो शोभराज के प्रॉफिट थे वो बढ़ने लगा। और जैसे जैसे चार्ल्स शोभराज के प्रॉफिट बढ़ने लगे तो उन्हें एक जुए की भी लत लग गई उस समय पर। 1973 में जब जो एक होटल था, होटल अशोका, वहां पे शोभराज ने एक अटेम्प्ट किया कि एक वहां पे जो ज्वेलर्स थे उनको इन्होंने लूटने की कोशिश की, और उस कोशिश में ये सफल नहीं हो पाए और जो पुलिस थी उन्होंने इसे अरेस्ट कर लिया। शोभराज जो थे वो कैंपेगन, जो उनकी वाइफ थी, उसकी मदद से वो बच निकले। इन्होंने उस समय पे क्या किया, काफ़ी चतुर थे, इन्होंने बीमार होने का एक ढोंग किया और उसके बाद फटाफट वहाँ से भाग लिए। बट इन्हें जल्द से जल्द उस टाइम वापस से पकड़ लिया गया। तो शोभराज ने कुछ अपने पिता से मनी बोरो करी और अपनी बेल करवा कर ये काबुल निकल गए। अब शोभराज के अंदर क्या कला थी कि चार्ल्स शोभराज शुरू से ही इतने चालाक रहे कि वो कभी भी एक जगह पर टिकते नहीं थे। मीन्स वो क्राइम करते थे और क्राइम करके उस जगह से निकल जाते थे। अब ये जो कपल था, चार्ल्स शोभराज और उनकी वाइफ, इन्होंने क्या चालू किया, जो हिप्पी ट्रायल पे टूरिस्ट आते थे उन्हें लूटना चालू किया और ये फिर से अरेस्ट हो गए। तो शोभराज उसी तरीके से, जिस तरीके से ये इंडिया में बीमारी का एक नाटक करके ढोंग करके भागे थे, वही ढोंग इन्होंने वहां भी किया और वापस से हॉस्पिटल गार्ड को ड्रग करके, मतलब उसे, मतलब आप कह सकते बेहोश करके ये वहां से भी भाग निकले। शोभराज काबुल से निकलने के बाद ईरान पहुंच गए और अपनी फैमिली को इन्होंने पीछे ही छोड़ दिया। इनकी जो वाइफ थी, जो कि अभी भी लॉयल थी बिल्कुल शोभराज को लेकर, उनकी ये इच्छा थी कि शोभराज जो है अपना क्रिमिनल पास छोड़ दें और ये लोग वापस फ्रांस जाकर एक नया जीवन शुरू करें। बट चार्ल्स शोभराज, उनके अंदर तो ये जो चीज़ थी इतनी बसी हुई थी कि वो अपना परिवार छोड़ सकते थे, पर ये जो उनकी चोरी करने की, जो उनकी लोगों को लूटने की, जो उनके अंदर एक बड़ा बनने की एक इच्छा थी, उसे वो नहीं मार पाए और उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर फ्रांस चली गई और चार्ल्स शोभराज अकेले रह गए। शोभराज ने अपने अगले जो दो कुछ साल थे वो पूरी तरीके से पुलिस से बचते हुए निकाले और इस दौरान उन्होंने कई जो टूरिस्ट थे उन्हें लूटा, उनसे पासपोर्ट चुराए और उनकी मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहे। तो ईस्टर्न यूरोप और मिडिल ईस्ट के बीच में कई कंट्रीज है जिनके बीच में चार्ल्स शोभराज ने उस समय पर ट्रेवल किया। शोभराज जो थे, कुछ समय बाद उनका जो एक यंगर हाफ ब्रदर था, मतलब उन्हीं का जो एक भाई था छोटा, आंद्रे, इस्तांबुल में उसने उन्हें ज्वाइन कर लिया। शोभराज और आंद्रे जो थे ये दोनों पार्टनर बन गए हर क्राइम में और इन्होंने कई क्रिमिनल एक्टिविटीज की टर्की में, ग्रीस में, और ये जो दोनों थे इन्हें इवेंचुअली एथेंस में, ग्रीस की जो कैपिटल है, वहां पर अरेस्ट कर लिया गया। शोभराज तो वहां से बच निकला, बट इसका जो भाई था आंद्रे, वो वहां से बच नहीं पाया। आंद्रे को तुर्की पुलिस को सौंप दिया गया ग्रीक अथॉरिटीज के द्वारा और उसको 18 साल की सजा हो गई। तो चार्ल्स शोभराज के साथ ये भी था कि वो सिर्फ व्यक्ति को तभी तक अपने साथ रखता था जब तक कि वो उसके काम का हो। जैसे ही उस व्यक्ति का उसके साथ काम खत्म हो जाता था या फिर उसे लगता था कि यह व्यक्ति उसके लिए मुसीबत बन रहा है, तो या तो वो उसे मार देता था या वो उसे फंसाकर खुद निकल जाता था। अब चार्ल्स शोभराज के बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम जान सकते हैं। अब जब वहाँ से अपने भाई को ग्रीस में पकड़ाने के बाद जब शोभराज वहाँ से भाग निकला तो उसने अपनी एक नई लाइफस्टाइल चालू की। वो जो टूरिस्ट वगैरह होते थे उन लोगों से दोस्ती करता था और खुद को प्रेजेंट करता था एक जेम सेल्समैन के रूप में, कि वो जो हीरे मोती जो होते हैं, कीमती बेशकीमती हीरे जवाहरात, उनका एक व्यापारी है और एक ड्रग डीलर है। और ये सब वो इसलिए करता था कि जिन लोगों से वो पहले दोस्ती करता था टूरिस्टों से, उन्हें इंप्रेस करने के लिए, और जब वो पूरी तरीके से उसके झांसे में आ जाते थे तब वो उन्हें लूट लेता था। इंडिया में शोभराज की मीटिंग हुई मैरी एंड्री लेस्लेक से, जो कि कनाडा की एक सिटी क्यूबेक से आता था। ये जो टूरिस्ट था ये इंडिया में आया था कुछ एडवेंचर करने के लिए। इसे भी शोभराज ने पहले अपना दोस्त बनाया और बाद में इसे अपने झांसे में लेकर वो इसको
अपना साथी बना लिया चार्ल्स सोबराज ने। और जो लेस्लेक था वो एकदम डिवोटेड फॉलोवर, बिल्कुल मतलब चार्ल्स सोबराज ने जो कह दिया वो मानने वाला, बिल्कुल कट्टर दोस्त उसका। सोबराज ने इस तरीके से अपनी जो लाइफस्टाइल थी, अपनी जो उसके जो आप कह सकते हैं उसकी एक हाई प्रोफाइल, एक उसकी सोसाइटी में जो उसका उठना बैठना था, इस सब की मदद से चार्ल्स सोबराज के कई फॉलोवर्स उस टाइम पर थे। और इसका एक टिपिकल स्कीम ये था कि ये इनकी लॉयल्टी को गेन करता था और इन्हीं सब की मदद से वो डिफिकल्ट सिचुएशन से बचता हुआ निकल जाता था। अब जब चार्ल्स सोबराज, इसी दौरान चार्ल्स सोबराज की मीटिंग हुई एक पर्सन से, अजय चौधरी, जो भी एक फेलो क्रिमिनल था और जो कि सोबराज का बाद में आप कह सकते हैं सेकंड इन कमांड, मतलब आप कह सकते हैं पूरी तरीके से जो इनके क्रिमिनल कंट्रोल था उसमें सोबराज फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड पोजीशन पे आ गया था अजय चौधरी। सोबराज और चौधरी जो थे, इन्होंने अपना जो पहला मर्डर जिसके बारे में जाना गया वो इन्होंने किया था 1975 में। ज़्यादातर जो इनके विक्टिम होते थे वो इनके साथ टाइम स्पेंड करते थे। पहले ये लोग उनसे दोस्ती करते थे, उनसे टाइम स्पेंड करते थे, ठीक है। और उसके बाद में सोबराज और चौधरी जो थे उनसे कहते थे कि वो उनकी मदद करे क्राइम्स वगैरह करने में। अब सोबराज का क्या था कि वो पहले तो उनसे मदद मांगता था, अगर कोई उनकी मदद कर देता था तो ठीक, बट अगर कोई उनकी मदद नहीं करता था देन वो उसके साथ वही करते थे जो वो दूसरों के साथ करते थे, या तो उन्हें लूट लेते थे और या उन्हें मार देते थे। तो जब सोबराज पकड़ाया तो चार्ल्स सोबराज के पकड़ाने के बाद उसने ये क्लेम किया कि ज़्यादातर उसने जो मर्डर किए हैं वो एक्सीडेंटल ड्रग ओवरडोजेस से, मतलब वो उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए, उन लोगों को लूटने के लिए उन्हें ड्रग्ड करता था, उन्हें नशा करवाता था। और जब उसका ओवरडोज के कारण कई जो टूरिस्ट थे उनकी डेथ हो गई, बट इन्वेस्टिगेटर्स जो थे उन्होंने ये कहा कि जो विक्टिम जो थे, जिन लोगों को वो मारता था, बाद में जब उसकी जांच पड़ताल हुई तो यह पता चला कि सोबराज जो था वो उन्हें इसलिए मारता था क्योंकि जब उन लोगों को पता चलता था कि चार्ल्स सोबराज का सच क्या है और वो उसको धमकी देते थे कि वो उसका खुलासा कर देंगे, तो ये उसका मेन मोटिव होता था उन लोगों का मर्डर करने का। तो जो हम बात कर रहे थे कि चार्ल्स सोबराज क्यों इतना मतलब सक्सेसफुल हो पाया अपनी इन सब चीज़ों में, क्योंकि उसके अंदर जो एक आप कह सकते हैं ना एक झूठ बोलने की एक एबिलिटी थी, जो उसके अंदर इस तरीके की एक वो थी कि वो अपने आप को बिल्कुल बचा कर निकल जाता था। ये जो कला उसने पाई थी यही कला थी जो उसे हर समय इन सब जगह पर बचाती रही। तो चार्ल्स सोबराज की जो पहली विक्टिम थी वो एक यंग वुमेन थी जो सिएटल सिटी से आती थी, टेरेसा नॉल्टन, जो कि थाईलैंड की जो गल्फ ऑफ थाईलैंड है उसके एक पूल में जिनकी लाश मिली थी। और उस समय उन्होंने एक बिकिनी ही पहनी हुई थी। तो जो हमने आगे पढ़ा था कि इनको बिकिनी किलर इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनकी जो कई विक्टिम जो चार्ल्स सोबराज के द्वारा जिनकी मर्डर किया गया था, जिनकी हत्या की गई थी, उनकी जो ड्रेस कोड होता था वो बिकिनी होती थी, एंड दैट्स व्हाई ही वाज नोन एज बिकिनी किलर। अब इनका जो अगला विक्टिम था चार्ल्स सोबराज का, वो एक टर्किश ज्यू था, विटेली हकीम, जिसकी पूरी तरीके से जली हुई एक बॉडी वहां पे पटाया रिसोर्ट में, वहां के पास एक रोड था जहां पर पुलिस को मिली थी, जहां पे सोबराज और उसका जो साथी था अजय चौधरी, ये सब लोग रुके हुए थे। अब जब टेरेसा नोल्टन की लाश वहां के इन्वेस्टिगेटर्स को मिली तो पहले तो उन्हें ऐसा लगा कि उसकी जो मौत हुई है वो डूबने से हुई है, बट जब उनका पोस्टमार्टम वगैरह करवाया गया, जब उनकी फोरेंसिक रिपोर्ट्स वगैरह आई, तब पता चला कि उनकी मृत्यु का कारण सिर्फ डूबना नहीं था, उनका मर्डर किया गया था। अब चार्ल्स सोबराज, देखिए इनके बारे में भाई, यह आदमी कितना मतलब उस लेवल तक जा सकता था अपने आप को बचाए रखने के लिए, या अपनी इच्छा आप कह सकते हैं एक तरीके से बड़ा बनने की वासना थी इसके अंदर। उस तरीके से चार्ल्स सोबराज का कहीं कुछ नहीं आया कि इन्होंने किसी का रेप किया हो या कुछ, बट इनके अंदर जो बड़ा बनने की वासना थी, जो पैसों को पाने की वासना थी, उस वासना ने इस व्यक्ति की जो सोच थी उसे पूरी तरीके से ढक दिया था। अब उसी मतलब ये जो हिप्पी ट्रेल होता था उसी टाइम पर दो डच स्टूडेंट्स थे, एक तो हैंक विंटेंजा और उसकी फियेंसे कोकी हैमकर। इन्हें इसने चार्ल्स सोबराज ने हांगकांग में उनसे मिला और इसने उन्हें इनवाइट किया कि भैया आप लोग थाईलैंड आओ। और दूसरे जो विजिटर्स थे उनकी तरह वो भी इसके झांसे में आ गए, और वो जब थाईलैंड आए तो चार्ल्स सोबराज ने उनको जहर देकर मार दिया, ठीक है। और पहले तो इसने उनको क्या किया देखिए,
पहले इसने उनको जहर दिया, जहर देने के बाद इसने क्या किया कि उनको ठीक किया। पहले ये ओवरडोज दिया, उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, फिर इसने उनको ठीक भी किया, और ठीक करने के बाद उनकी जो लॉयल्टी थी, उनका जो इसने था साथ, वो इसने गेन कर लिया। उन्हें लगा कि भाई इस आदमी ने हमारी जान बचाई है, तो उनकी लॉयल्टी पूरी तरीके से चार्ल्स सोबराज की तरफ हो गई। अब जब वो रिकवर्ड होने लगे तो इनका जो पहले हमने एक विक्टिम पढ़ा था, टर्किश नोमैडिक टर्किश हकीम, उसकी जो फ्रेंच गर्लफ्रेंड थी कोरू, वो उसकी डेथ को इन्वेस्टिगेट करते हुए आने लगी कि उसका जो बॉयफ्रेंड था वो कहां गायब हो गया। एक इस डर से कि कहीं चार्ल्स सोबराज का सच बाहर नहीं आ जाए, सोबराज और चौधरी ने बिंटेंजा और हेमकर को भी अपने रास्ते से हटा दिया। उनकी बॉडीज, जिसकी पहले गला घोट के हत्या की गई थी और बाद में उन्हें जला दिया गया, वो 16 दिसंबर 1975 को पुलिस को मिली। ठीक है, और इसी के थोड़े दिन बाद जो हकीम की गर्लफ्रेंड थी कैरू, उनकी बॉडी भी सिमिलर स्टाइल स्विम सूट में, जो कि सोबराज की जो पहली की एक विक्टिम थी, पहली विक्टिम टेरेसा नोल्टन, उसी की तरह स्विम सूट पहने हुए एक जगह डूबा हुआ उनका शरीर भी, उनकी लाश भी पुलिस को प्राप्त हुई। अब ये जो मर्डर थे दो, ये पूरी तरीके से कनेक्टेड तो नहीं थे इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा, बट उस समय पर इन जो लाशों को देखकर जो एक पर्टिकुलर पैटर्न दिख रहा था, उस वजह से उस समय जो चार्ल्स सोबराज का पता तो नहीं था किसी को, बट उस समय जो हेडिंग्स आती थी न्यूज में, वो इस तरीके से दिखाई जाती थी कि ये जो पर्सन ये सब कुछ कर रहा है, ही इज अ बिकिनी किलर, मीन्स वो मारता है लड़कियों को एंड देन वो उनको इस अटायर में छोड़ के चला जाता है। द सरपेंट इज ऑन अ रन। किस तरीके से चार्ल्स सोबराज इतना कुछ करने के बाद भी इतने देशों की पुलिस को धता बताते हुए हमेशा बच बच कर एक जगह से दूसरी जगह तक जाता रहा। जब 18 दिसंबर को बिंटेंजा और हेमकर की बॉडीज वहां पर मिली, तो सोबराज और जो लेस्लेक थे वो नेपाल चले गए इन्हीं दो पासपोर्ट का यूज करके। ठीक है, अब वो नेपाल में जब वापस मिले तो 21 और 22 दिसंबर को नेपाल में भी इन्होंने, एक कैनेडियन था लॉरेंट कैरियर उसकी, और एक अमेरिकन था कोनी जो ब्रॉन्जिच, इन दोनों की भी हत्या कर दी। सोबराज और लेस्लेक नेपाल में उन दोनों की हत्या करने के बाद इन दो विक्टिम के पासपोर्ट का यूज करके वापस थाईलैंड लौट आए, इससे पहले कि वहां की जो अथॉरिटीज थी वो ये जांच कर पाए कि ये दो लोग है कौन। तो सोबराज इतना तेज था कि इससे पहले कि वो न्यूज कहीं बाहर आए या फिर उन लोगों के बारे में कोई जानकारी बाहर आए, इन दोनों लोगों के पासपोर्ट का यूज करके सोबराज और लेस्लेक जो थे वो वापस थाईलैंड आ गए। जब ये वापस थाईलैंड आए तो सोबराज ने क्या देखा कि उसके जो साथ के 3 फ्रेंच कंपेनियंस थे, उसके जो 3 साथी थे फ्रांस के, जो कि उसके साथ रहते थे उस समय पर, उन लोगों को इस पर शक होने लगा था कि चार्ल्स सोबराज कुछ ना कुछ गलत कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो सब जो हत्याएं हुई थी उस समय पर इनके साथ में जो रहते हुए, तो उसमें कहीं ना कहीं चार्ल्स सोबराज का हाथ है। ठीक है, क्योंकि उनसे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मर्डर विक्टिम्स वगैरह के, वो सब यहां पर मिले थे। तो सोबराज के जो साथी थे फॉर्मर कंपेनियंस, वो सब पेरिस गए और उन्होंने वहां की जो लोकल अथॉरिटीज थी पहले थाईलैंड की, उनको इस बारे में सब कुछ इन्फॉर्म करने के बाद वो अपने रास्ते पेरिस वापस निकल गए। अब सोबराज जो था उसका जो अगला डेस्टिनेशन था, वहां पर जब उसे लगा कि भैया अब तो थाईलैंड में मेरे बारे में जो भी जानकारी है यहाँ की लोकल पुलिस को पता चल गई है, तो कहीं ना कहीं उसके पकड़े जाने का जो डर था वहां बढ़ गया था। तो सोबराज वहां से निकल के सीधा वाराणसी आ गया या फिर कलकत्ता आ गया, और यहां आकर उसने एक इजरायली स्कॉलर एवोनी जैकब, उसकी भी हत्या कर दी और उसका पासपोर्ट लेके वो ट्रेवल करने लगा। सोबराज जैकब का पासपोर्ट यूज करते हुए पहुंचा सिंगापुर, देन वो वापस इंडिया में आया मार्च 1976 में। ठीक है, और जब वो बैंकॉक वापस जा रहा था, डिस्पाइट नोइंग दैट द अथॉरिटीज देयर सॉट हिम, जबकि उसे ये पता नहीं था, मतलब उसे तो ये चीज पता ही नहीं था। ठीक है, अब देखिए सोबराज की आप कला देखिए कि सोबराज सिंगापुर पहुंचा किसका, जैकब का पासपोर्ट यूज करके, वहां से इंडिया आया और मार्च 1976 में वो वापस बैंकॉक जाने लगा, जबकि उसे पता था कि वो थाईलैंड से ही भगकर आया है, जहां पर उसके
फॉर्मर कंपेनियंस के द्वारा, उसके पुराने साथियों के द्वारा वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ को सारी जानकारी दे दी गई थी कि किस प्रकार से चार्ल्स शोभराज जो है वो जो विक्टिम्स थे उनके मर्डर में इन्वॉल्व था। ठीक है, तो ये जो इनकी क्लैन थी लेस्लेक, चौधरी और शोभराज, इन सबको वहाँ पर बैंकॉक में वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़ ने, वहाँ की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और इनके ऊपर उस टाइम पे इनकी काफ़ी जांच पड़ताल की गई, इन्हें कस्टडी में भी रखा गया, बट इनका कोई कनेक्शन उस समय पे थाई पुलिस को नहीं मिला और इनको वहाँ से छोड़ दिया गया। अब इसी बीच में क्योंकि इन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ जो थी वहाँ के लोगों को मारा था, तो वहाँ की जो पुलिस थी, वहाँ की जो डिप्लोमेट्स थे, वहाँ के जो इन्वेस्टिगेटर्स थे, वो सब चाहते थे कि उनके देश की, उनके जो नेशनल लोग हैं उनकी हत्या करने वाले पर्टिकुलर पर्सन को वो लोग भी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, ढूंढ रहे थे। तो डच डिप्लोमेट हरमन निपेनबर्ग और उनकी जो वाइफ थी एंजिला कैन, वो जो बिंटेंजा और हेमकर, जो एक यंग बॉय और उसकी फियांसे थी, उनके मर्डर की जांच करते हुए थाईलैंड पहुंचे। ठीक है, अब जो शोभराज के नेबर्स थे नेडाइन और रेमी गिट्स, उनकी मदद से जो निपेनबर्ग था उसने शोभराज के खिलाफ एक केस बनाया, और जब शोभराज वहाँ से थाईलैंड से ट्रेवल करता हुआ कहीं बाहर गया, तब उसने शोभराज के अपार्टमेंट वगैरह की जांच की, पूरे महीने उस पर नज़र रखी, और उसके बाद जैसे ही उसने कंट्री छोड़ी तो निपेनबर्ग ने उसके घर में जाकर जांच करके एविडेंस जुटाए। उसमें जो उसको विक्टिम्स जो थे जिनकी हत्या हो गई थी उनके डॉक्यूमेंट्स भी मिले, उनके पासपोर्ट्स भी मिले, पॉइजन्स मिले, सिरिंजेस मिली जिसका उसने यूज़ किया था। तो पूरी तरीके से एक पक्का मजबूत केस बनाकर जो डच डिप्लोमेट थे निपेनबर्ग, उन्होंने थाई पुलिस को सौंपा। अब ये जो क्रिमिनल थे, जब इन्हें थाईलैंड में वहाँ पर इन्हें लगने लगा कि अब इनके खिलाफ वहाँ की पुलिस शिकंजा कसने वाली है, तो ये वहाँ से निकल गए मलेशिया, जहाँ पे जो चौधरी था अजय चौधरी, उसको इसने भेजा शोभराज ने जेम्स चुराने के लिए कि भैया चोरी करके लाओ, क्योंकि इनके जो पैसे थे, इनके पास जो अमाउंट था जो इन्होंने रखा हुआ था, वो पूरी तरीके से इनके इस दौर में ख़त्म होने लगा था। चौधरी जो था, ही वॉज एब्जर्व डिलीवरिंग द जेम्स टू शोभराज, उसके ऊपर नज़र रखी गई कि उसने लूटने के बाद जो जेम्स है वो शोभराज को डिलीवर किए, और ये लास्ट टाइम था जब इन दोनों को देखा गया। नेदर चौधरी नॉर हिज रिमेन्स हैव बीन फाउंड, ना तो उसके बाद अजय चौधरी मिला, न ही उसकी बॉडी मिली, और न ही उसका कोई अवशेष मिले। और ये माना जाता है कि जब चौधरी ने वो जेम्स चुराने के बाद, हीरे जवाहरात मोती चुराने के बाद शोभराज को सौंप दिए, तो शोभराज ने उसकी भी हत्या कर दी मलेशिया छोड़ने से पहले, और वो और लेस्लेक एक जेम डीलर्स के रूप में स्विट्जरलैंड जेनेवा चले गए। अब मई 1976 में जो इंटरनेशनल पुलिस है, उन्होंने एक इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट इशू किया शोभराज के खिलाफ, जिसमें उसके खिलाफ चार्जेस लगाए गए कि इसने 4 मर्डर्स किए हैं थाईलैंड में। एशिया में शोभराज ने अपना एक नया क्रिमिनल ग्रुप बनाना चालू किया, जिसमें इसने 2 वेस्टर्न वुमेन, जिनका नाम था बारबरा स्मिथ और मैरी एलन ईथर, इनके साथ बॉम्बे में दोस्ती की और इन लोगों को अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। जुलाई 1976 में न्यू दिल्ली में जो शोभराज था, उसको ये जो इसकी 3 विमेन क्रिमिनल क्लैन थी, इन्होंने ज्वाइन किया। वहाँ पे इन्होंने मिलके एक फ्रेंच पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे जो कि इन लोगों को अपना टूर गाइड मान चुके थे, इन्होंने उनको अपने झांसे में लिया। शोभराज ने उन लोगों को पॉइजन्ड पिल्स दी। अब इनको तो ये बताया गया था कि ये एक एंटी डिसेंट्री की मेडिसिन है, ठीक है, बट वो जो थी वो थी पॉइजन्ड पिल्स। अब वो जो ड्रग्स अपना इफेक्ट जो थी उतना जल्दी नहीं दिखा पाई जितना जल्दी शोभराज ने एंटिसिपेट किया था। तो जो स्टूडेंट्स थे वो अनकॉन्शियस जैसे होने लगे। तो उनमें से जो 3 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया कि ये सब जो उन लोगों के साथ हो रहा है, तो ये उनको जो दवाई, जो पिल्स शोभराज ने दी है, ये इफेक्ट उसी का है। तो उन्होंने उसे ओवरपावर्ड किया और उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। तो ये पहली बार हुआ था जब चार्ल्स शोभराज पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। अब शोभराज के जो साथी थे स्मिथ और ईथर, उन्होंने इंट्रोगेशन के दौरान ये सब कन्फेस भी किया। शोभराज के ऊपर चार्ज लगा
सोलोमन और उससे पहले जो उन्होंने मर्डर किए थे उन सब का, और इन चारों को तिहाड़ जेल न्यू दिल्ली में भेज दिया गया। तो स्मिथ और ईथर जो थी, जब इन लोगों के ऊपर ट्रायल चल रहा था तो इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की जेल में, और शोभराज जो था उसने जो जेम्स वो चुरा के लाए थे उनको कहीं ना कहीं छुपा लिया था, जिसकी वजह से वो जेल में काफ़ी कंफर्टेबली रहा। मतलब उसने जो जेल थी उसे एक स्पेक्टेकल में बदल दिया था, एक चमत्कारिक रूप से बदल दिया था। वहाँ पे अपनी विल से, अपनी मर्जी से वो नए नए लॉयर्स को हायर करता था, उन्हें फिर अपने केस से हटा देता था। फिर उसने अपना जो भाई था आंद्रे, उसकी भी पेरोल करवाई, ठीक है, और उसे भी असिस्ट के लिए अपना साथ देने के लिए वहाँ बुला लिया। और इवेंचुअली चार्ल्स शोभराज हंगर स्ट्राइक भी करने लगा भूख हड़ताल जेल में रहते हुए, कि अगर उसे नहीं छोड़ा गया, उसे आज़ाद नहीं किया गया, तो वो अपनी भूख हड़ताल जारी रखेगा और ऐसे ही अपने प्राण त्याग देगा। बट ये सब चीज़ें जो थी वही चार्ल्स शोभराज की चालबाजी थी, जो कि नहीं चली और उसे 12 साल की सज़ा सुनाई गई। शोभराज जो था वो क्या करता था, तिहाड़ में जो प्रिजन गार्ड्स होते थे उन्हें रिश्वत देता था, और उसका ये जो उनको रिश्वत देने का एक पैमाना था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। मतलब वो अपनी अय्याशी भरा जीवन जीने के लिए उसने इतनी अति कर दी थी कि जो वहाँ पे रहने वाले गार्ड्स वगैरह थे उसने उन लोगों को अथाह पैसा, अंधा पैसा दिया, क्योंकि जेम्स वगैरह जो उसके पास थे वो उसने छुपा के रखे हुए थे, और वो जो उसका भाई था आंद्रे वो उसकी मदद करता रहता था उनको बेच के, तो उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसने प्रिजन के अंदर पूरी एक लग्जरियस लाइफ जी, एक आलीशान ज़िंदगी दी। वहाँ पे उसके लिए टेलीविज़न, अच्छा अच्छा खाना, वहाँ के जो गार्ड्स प्रिजनर्स थे उन लोगों को भी उसने इसी तरीके से अपने उसमें शामिल कर लिया था, क्योंकि शोभराज के अंदर ये कला तो शुरू से थी कि किस तरीके से लोगों को ठगना है, किस तरीके से लोगों को इम्प्रेस करना है। उसने जेल में रहते हुए 1977 में एक ऑस्ट्रेलियन मैगजीन के थे रिचर्ड नेविल, उन्हें और एक एलन डोसन थे, उन लोगों को भी इंटरव्यू दिया 1984 में। और इन्हें इंटरव्यू देते हुए चार्ल्स शोभराज ने ये माना भी सही कि किस तरीके से उसने मर्डर्स किए हैं, किस तरीके से उसने लोगों को मारा है, कैसे उसने लोगों को लूटा है। बट जब वो बाद में बारी आई जेल में तो उसने इस सब चीज़ों को मना कर दिया, मतलब इन सब चीज़ों को मानने से वो मना कर गया, ठीक है। और उसने ये माना, ये बोलता था कि मेरे जो ये एक्शन है इट इज अगेंस्ट वेस्टर्न इंपीरियलिज्म इन एशिया, कि जिस तरह पश्चिमी देश एशिया में अपना हक जमा रहे, अपने पेड़ जमाना चाहते हैं, तो मैं ये जो सब कुछ कर रहा हूं ये उसका विरोध है। अब शोभराज का जो प्रिजन सेंटेंस था इंडिया में, इट वॉज ड्यू टू एंड बिफोर द 20-year थाई स्टेट ऑफ लिमिटेशंस एक्सपायर्ड। थाईलैंड में जब शोभराज ने कई मर्डर किए, तो अगर ये वहां पर चला जाता तो इसको वहां पर सीधे एग्जीक्यूट करने की ही कंडीशन थी, कि अगर ये थाईलैंड पुलिस के हाथ उस टाइम पे चढ़ जाता तो इसको फांसी होना ही थी। पर आप देखिए शोभराज को क्यों सरपेंट कहते थे, क्यों शोभराज जो था उसे बोला जाता था कि इसके अंदर जो एक, आप कह सकते हैं ना, आप एक वर्ड अगर इसके लिए यूज किया जाए कि शोभराज के अंदर जो चालबाजियां थी वो इतना तेज दिमाग था उसका, कि देखिए शोभराज प्रिजन सेंटेंस इन इंडिया वॉज ड्यू टू एंड बिफोर द 20-year थाई स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस एक्सपायर्ड, इंश्योरिंग इज एक्स्ट्राडिशन एंड ऑलमोस्ट सर्टेन एग्जीक्यूशन फॉर मर्डर इन थाईलैंड। तो शोभराज का ऐसा था कि उसका 20 साल का जो टाइम था थाई स्टैट्यूट का, मतलब वहां पर ऐसा था कि जब आपको सजा सुनाई गई है उसके 20 साल के अंदर अगर इसका एक्स्ट्राडिशन करके इसे थाईलैंड में लाया जाता तो इसे फांसी होना ही थी। बट शोभराज ने यह अपने आप को बचाने के लिए क्या किया, उसे पता था कि मेरा जो ट्रायल है वो जब खत्म होगा यहाँ पर इंडिया में, उसके बाद ये लोग मुझे थाईलैंड एक्स्ट्राडिटेट कर देंगे। बट शोभराज ने क्या किया, मार्च 1986 में जब उसका 10वां साल चल रहा था जेल के अंदर, तो शोभराज ने गार्ड्स के लिए और उसके जो साथी थे जेल में उनके लिए बहुत आलीशान पार्टी रखी, ठीक है। उसमें इसने वही किया, इन सब लोगों को नशे की गोलियां दी और उन सब लोगों को बेहोश करने के बाद वो वहां से जेल से भाग गया। अब उसके बाद 1997 को, ठीक है, इससे समझिए कि क्या हुआ। बाद में जब वहां से ये भाग गया तो
तो उसके बाद ये गोवा के एक रेस्टोरेंट जो ओ कोकेरियो रेस्टोरेंट है, वहां पे इंस्पेक्टर मधुकर जेंडे ने इसे अरेस्ट किया और इसका जो प्रिजन सेंटेंस था वो 10 साल से आगे बढ़ गया। और जब इसका प्रिजन सेंटेंस 10 साल से आगे बढ़ गया तो जो थाईलैंड की एक 20 साल की टाइम लिमिट थी वो खत्म हो गई। और शोभराज इस तरीके से अपनी चालाकी से, जो उसको बिल्कुल एक फिक्स था कि शोभराज को फांसी होनी ही है, उसको सजा मिलेगी ही थाईलैंड में मर्डर करने के लिए, तो इस चालाकी से शोभराज ने वो वाला टाइम भी निकाल दिया और वो इस सजा से पूरी तरीके से बच गया। तो 17 फरवरी 1997 को जब 52 साल की उम्र में शोभराज को इंडिया से रिलीज किया गया जेल में से, तो उसके खिलाफ जो वारंट्स थे, एविडेंस थे, वो सब खत्म हो चुके थे। इवन जो विटनेसेस थे उसके खिलाफ वो भी कहीं गायब हो चुके थे। तो अब कोई कंट्री तो उस टाइम पे थी नहीं, थाईलैंड के भी टाइम पीरियड जो था 20 साल का एक, वो भी खत्म हो चुकी थी मियाद। तो कोई एक्स्ट्रा डीट करने के लिए कोई दूसरी कंट्री थी नहीं। तो चार्ल्स शोभराज को इंडिया ने वापस फ्रांस भेज दिया। ये जो पिक आप देख रहे हैं, ये जो गोवा का ओ कोकेरियो रेस्टोरेंट है, वहां पर इस तरीके से चार्ल्स शोभराज की एक मूर्ति बनाई गई है, जिसमें एक दिखाया गया कि किस तरीके से चार्ल्स शोभराज को उस टाइम पर जो इंस्पेक्टर जेंडे थे उन्होंने अरेस्ट किया था, तो वो किस तरीके से वहां पर पाया गया था। सो दिस इज ऑल अबाउट चार्ल्स शोभराज। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक व्यक्ति अच्छे काम करके, तो किसी को आप कह सकते हैं फेम मिले या ना मिले, बट गलत काम करके फेम मिलना वो आज के ज़माने में भी उतना ही आसान है जितना पहले हुआ करता था। तो अच्छे कर्मों का फल इंसान को शायद मिले ना मिले, बट बुरे कर्मों का जो एक होता है कि कुछ समय उससे जो प्रसिद्धि, एक तेज तीव्र प्रसिद्धि जो मिलना होती है, वो जो एक कहते हैं ना, बैड फेम इज ईजी टू गेट एंड द गुड फेम इज द हार्डेस्ट वन टू गेट। तो चार्ल्स शोभराज के साथ भी वही था कि उन्होंने वो रास्ता चुना जहाँ से उन्हें पैसा, फेम और जो सब कुछ वो लाइफ में चाहते थे वो सब बहुत आसानी से मिला। एंड फाइनली आफ्टर डूइंग सो मेनी फ्रॉड्स एंड इवन सो मेनी क्राइम्स, अब चार्ल्स शोभराज नेपाल से भी छोड़ दिए गए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट चार्ल्स शोभराज। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।